क्लास 11th यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर 1, और ये आपकी जो क्लास होगी वो क्लास 2 होगी, क्लास 2। और क्लास जो चल रही है ये आपकी न्यूमेरिकल्स की चल रही है। तो फर्स्ट पार्ट में जो न्यूमेरिकल के हैं उनकी लिंक जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाकर देख लेना। ओके, इसके बाद आज कुछ अगले क्वेश्चन करते हैं। पता नहीं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, नेक्स्ट लिख देते हैं। आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो इससे पहले फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक से ही आप आगे समझ पाएंगे। यहाँ पे मैं वैसे भी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मतलब थ्योरेटिकल नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ कुछ जो क्वेश्चन है उसको तो बेसिक से बताऊंगा, बट थ्योरेटिकल नहीं होगा, यानी चैप्टर के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2, यानी जो रेजिस्टेंस 2 है वो 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। वो कह रहा है कि दो आपके रेजिस्टेंस हैं और वो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। जब सीरीज में जुड़ते हैं तो आपको क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तब बताना है, और एक बार तब बताना है जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, तब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। उसने नीचे बताया भी है कि जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन जब करेंगे तो आप क्या करेंगे, R इजिकल टू R1 प्लस R2। जब आप सीरीज में जब जोड़ते भी हैं, ऐसे जोड़ते हैं, ये फॉर्मूला भी है R1 प्लस R2, सीधे सीधे जोड़ देते हैं, प्लस और भी जितने भी हों R4 5 प्लस 10 जितने भी हों उनको सीधे ही जोड़ देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल में जोड़ते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट। तो इन फॉर्मूला का यूज करते हुए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है जो दिया हुआ है, गिवन है R1 इजिकल टू 100 ओम प्लस माइनस, कि मतलब प्लस माइनस जो लिखा हुआ आगे 3 ओम जो लिखा हुआ है, इस 3 ओम का मतलब है, इस 3 का मतलब है कि उसमें मैक्सिमम और मिनिमम एरर जो हो सकती है वो 3 ओम की हो सकती है 100 ओम को करने में। इसके बाद R2 यह दिया हुआ 200 प्लस माइनस 4 ओम, यानी कि इसमें 4 ओम की एरर हो सकती है। ओके, तो वो कह रहा है कि वो मैक्सिमम एरर कितनी होगी, तब हम इन्हें एक सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं, ऐड करते हैं। तब जब इसमें ऐड करेंगे इसको सीरीज में, तो मैं इसको RS लिख लूं, आपको भी थोड़ा सा रहे याद। तो RS इजिकल टू R1 कैसे जोड़ते थे, जब हम एरर को जोड़ते थे, एरर को कैसे जोड़ते थे कि किसी भी एरर दी हुई है 2 पार्टों में, लेंथों में 2 में दे रखी है, तब उसको ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, सीधे सीधे ही ऐड कर देते हैं। जैसे 100 ओम प्लस 200 ओम इजिकल टू 300 ओम। ओके, ये क्या आ गया, 300 ओम। इसमें एरर कितनी हो सकती है मैक्सिमम, इसको एरर को सीधे सीधे जोड़ देते हैं, R1 डेल्टा R1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा R1 इजिकल टू 3 और डेल्टा R2 इजिकल टू 4 ओम। क्लियर? तो क्या कर देंगे, फिर एरर को भी सीधा जोड़ देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एरर बतानी ना हमें कितनी हो सकती है। तो प्लस माइनस 7 ओम। इस बात को समझने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई होगी कि जो आपको जो रेजिस्टेंस बताना है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उसमें आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसमें कितनी मैक्सिमम एरर हो सकती है। टोटल होगा 300 ओम सीरीज में, और उसमें जो एरर हो सकती है वो 7 ओम की हो सकती है। ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। इसके बाद सेकंड क्या कह रहा है कि अगर रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी एरर मैक्सिमम हो सकती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होगा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होगा क्या और मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम एरर 7 ओम की हो सकती है इसमें। तो पहले क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका फॉर्मूला
1 अपॉन आर पी, इससे कर लें तो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू, 1 अपॉन आर टू। इसको कैसे ऐड करेंगे? इसको सीधा सीधा अगर ऐड करने के लिए होता तो हम सीधे कर देते, बट इसको हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब ऐड में देखा है तो ऐड देखा है हमने एरर का, और एरर को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, बट ये वाला हमने रूल नहीं देखा। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R2 प्लस R1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या कर रहे हैं हम, इसके हर बराबर कर रहे हैं, R2। ठीक है, ये कैसे करते थे, जैसे आप मैथमेटिकल समझें 1/4 प्लस 1/3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 प्लस 4/4 इंटू 3, 7/12 इसका आंसर आता था ना। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व किया। अब क्या है, हमारे पास इसकी वैल्यू है और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मैं RP निकालूं, डायरेक्टली करूं, तो ये भी उल्टा हो जाएगा सभी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये क्या हुआ आपका, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। रख दें, अब यहां पे वैल्यू पुट करिए, R1 कितना है 100 ओम, R2 200 ओम अपॉन R1 प्लस R2 300 ओम, 20 कैंसिल आउट, तो 200 अपॉन 3 ओम। ये क्या आया, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन हमें ये क्या, इसके साथ क्या चाहिए, अभी हमें ये और बताना है ये मैक्सिमम और मिनिमम कितनी एरर इसमें होगी। तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम एरर निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, देखो ये जो निकल के आया ना, इसको मैं बोल सकता हूं RS और इसको बोल सकता हूं डेल्टा RS। ओके, तो अब मुझे क्या चाहिए, डेल्टा RP। उसके लिए उसने एक फॉर्मूला दिया है क्वेश्चन ने, देखिए क्वेश्चन में 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो उसने बोला है, एक मिनट, फॉर्मूला दिया हुआ है डेल्टा R डैश, इसको क्या बोला है उसने, RP को बोला है उसने R डैश, RP इज इक्वल टू R डैश। तो उसने बोला है डेल्टा R डैश, डेल्टा R डैश, पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसने डेल्टा उसको डैश से वो किया है, इंडिकेट किया है, तो अपॉन R डैश इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा R1 तो नीचे R1 चाहिए, इसमें स्क्वायर किया उसने, प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। अभी मैंने कोई घबराने वाली बात नहीं, सिर्फ जो फॉर्मूला दिया है उसको लिखा है। अब मुझे चाहिए क्या, डेल्टा R डैश या डेल्टा RP। तो RP को उसने R डैश बोला है, मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या होगा, R डैश डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R डैश डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ओके, अब वैल्यू रख देते हैं इनकी। ये क्या है, R डैश 200/3 ओम, मल्टीप्लाई किस में करना है, डेल्टा R1 कितना है 3 ओम अपॉन R1 स्क्वायर, R1 कितना है, किधर गया, 100 ओम, 100 ओम, इसका स्क्वायर, ओनली इसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस R डैश 200/3 डेल्टा R2, डेल्टा R2 कहां लिखा है, 4 ओम, 4 बाई, फिर क्या नीचे क्या करना है, R2 कितना लिखा है मैंने, 200, R2 200 मैंने पहले लिखा नहीं कहीं पे, चलो R डैश लिख दिया, R1 मैंने सीधी वैल्यू रखी है, किसमें, इस वाले में। मैं लिख भी देता हूँ, R1 बराबर 100 और R2 बराबर 200। ओके, तो 200 स्क्वायर सॉल्व करें, 200/3 इंटू 3 अपॉन
10,000 प्लस 200 अपॉन 3 इंटू 4 अपॉन 4 क्या हो गया 40,000। ओके, तो ये क्या होगा R1 स्क्वायर देखा शायद, R1 स्क्वायर है, ये फॉर्मूले में ही R1 स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और कहां पे गया, ये भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आगे लिखते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं इसको, बता दो इसे। देखिए 4 तो 40,000, 200 का वर्ग 40,000 बटे 9 इंटू 3 बटे 10,000, 10,000 प्लस 40,000 अपॉन 9 इंटू 4 बाई 40,000। ओके, पहले मल्टीप्लाई वाले को इससे इसको कैंसिल आउट किया, 3 3 जा 9 और ये 4 टाइम 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 बाई 3 बचा इधर, प्लस क्या काट दें, इसको पूरा काट दें, 4 बाई 9 बचा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके या नीचे इनको बराबर कर लेते हैं, इधर 3 का मल्टीप्लाई इधर 3 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 4 3 जा 12 अपॉन 9 प्लस 4 बाई 9 बराबर, आप जोड़ देते हैं सीधा से, तो क्या हो जाएगा 16 बाई 9 ओम। ये क्या है, अब डेल्टा R1 आया 16 बाई 9 ओम, प्लस माइनस, इतनी बड़ी गलती छोटी हो सकती है, बट इसे अब क्या करें, पॉइंट में निकालते हैं, तो 9 2 जा 18 एक्स्ट्रा हो गया, ज्यादा हो गया, तो 9 1 जा 9, कितना बचा 7 7 पीछे 0 लगाया, कितना होगा 70, तो 9 7 जा 63, तो 9 7 जा 63.63, तो फिर कितना बचा, फिर 7 बचा, फिर कितनी बार जाएगा 9 6 जा 73, सॉरी मैंने पॉइंट कहां लगा दिया, 1.77, तो आपका आंसर आया 1.77। और इसको हम क्या करेंगे, अगर हमें अलग अलग सॉल्व करें, इसको इसमें दें, इसको इसमें दें, तो इसमें देखेंगे कि जिसमें कम पॉइंट के बाद जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उसके हिसाब से हम आंसर लिखते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा 1.8 हो जाएगा, 1.8 ओम। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसका 66 दशमलव कुछ आएगा, चलो प्लस माइनस 1.8 ओम, इसको आप पॉइंटों में कन्वर्ट कर लेंगे, 66.6 कुछ समथिंग आएगा। ओके, क्वेश्चन समझ आया नहीं आया आपकी में, आया या नहीं आया, चलो इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, मैं इसको बताता हूं फिर, 1 2 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर J। ये कह रहा है कि जो पेंडुलम का पीरियड फॉर्मूला है वो है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर L अपॉन G। आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, पहले ही बोला उसने, मतलब ये बता दिया है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है, पेंडुलम कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, तो इसकी उसने बताया है कि जो ये पेंडुलम है इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी, और इस 20 सेंटीमीटर को मापने में जो एरर होती है वो 1 mm होती है, तो मैं कह सकता हूं L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और इसको लीस्ट काउंट जो मैं बोलता हूं उसको डेल्टा L बोल सकता हूं, और ये होगी आपकी 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि जानते हैं हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, 1 mm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर।
ओके, इसके बाद वो कह रहा है एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजी के रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। जी में कितने की एक्यूरेसी होगी, जी को मापने में कितनी एरर होगी, अगर हम जी को मापेंगे तो कितनी एरर होगी, जब ये वाली कंडीशन दी हुई तो जी को मापने में कितनी एक्यूरेसी होगी। तो पहले जी को मापने में एक्यूरेसी के लिए फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। मैं दोनों साइड क्या करता हूं, बोथ साइड स्क्वायर करता हूं, तो क्या हो जाएगा t की पावर 2 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। ओके, अब इसमें करना क्या है, हमें जी की निकालनी है। तो आपको पता है जो कांस्टेंट वैल्यू है उसमें तो एरर कुछ आनी नहीं है, तो क्या है जी इक्वल टू क्या हो जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर। तब हम इसमें एरर जब निकालते हैं, ये क्या डिवाइड ग्रुप में आ गई, जैसे इससे पिछले वाला जो हमने किया था, इससे पिछले वाला क्या किया था, जो बटे वाला था उसको ऊपर लेके गए थे ना, तो इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो g इज इक्वल टू, ऐसे बोल सकते हैं इसको, डेल्टा g बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा l बाई एल प्लस 2, जो पावर होती है आगे आ जाती है, डेल्टा t बाई टी। अब क्या करना आपको, अब इसमें सबसे पहले आपको डेल्टा एल पता हो, डेल्टा टी पता हो, निकल जाएगा। ओके, डेल्टा एल आपके पास है और एल भी है आपके पास। अब आपके पास, आप क्वेश्चन में सोच रहे होंगे कि उसने बताया कि 90 सेकंड लगते हैं 100 ऑसिलेशन में, टाइम टेकन इन 100 ऑसिलेशन। 100 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है, 90 सेकंड बताया क्वेश्चन है। और 90 सेकंड को यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकंड रेजोल्यूशन, जब 90 सेकंड को जब हम मापते हैं तो 90 सेकंड को मापने में 1 सेकंड का रेजोल्यूशन होता है, 1 सेकंड रेजोल्यूशन इन 90 सेकंड, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। 90 सेकंड में 1 सेकंड का रेजोल्यूशन होता है। लीस्ट काउंट क्या है, 1 सेकंड है, यानी कि 89 सेकंड को ये 90 बोल सकता है या 91 को 90 बोल सकता है। 1 सेकंड की रेजोल्यूशन यानी कि एरर हो सकती है। अब दिक्कत क्या है, आपके पास डेल्टा टी होना चाहिए और टी होना चाहिए। तो आप में से क्या करेंगे, 1 सेकंड को रेजोल्यूशन को आप क्या मान लेंगे, आप इसको डेल्टा टी मान लेंगे और 90 को क्या मान लेंगे, आप टी मान लेंगे। और जब आप पुट भी करेंगे तो आपको जो वैल्यू है वो वास्तव में एक्यूरेट मिलेगी। तो फिर ये 100 ऑसिलेशन का क्या मतलब था, इस 100 की जगह 200 भी दे देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन में टाइम टेकन इन 100 ऑसिलेशन 90 सेकंड, 1 सेकंड रेजोल्यूशन इन 90 सेकंड, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ऑसिलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक चीज देखिए, जब हम इसको करते हैं तो वास्तव में है क्या चीज, डेल्टा टी क्या है और टी क्या है। ये वाला जो टी है, टी जो होता है टाइम टेकन इन 1 ऑसिलेशन बाय पेंडुलम। एक ऑसिलेशन में लगा गया समय क्या कहलाता है, उस पेंडुलम का आवर्तकाल कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। अब 100 ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, 90 सेकंड। 100 ऑसिलेशन में लग रहा है 90 सेकंड, तो 1 ऑसिलेशन में कितना लगेगा, 90/100। ये क्या आया, ये आया टी, ये निकल के आया टी। आप सोचेंगे कि बुक में बहुत छोटा सा आंसर दिया और डायरेक्ट उसने इस चीज को वैल्यू पुट किए और आंसर आ गया। मैं भी सीधा आपको ये बता के सीधा आंसर बता सकता था, लेकिन नहीं, आपकी समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप अदर और क्वेश्चन में इस चीज को यूज करेंगे। आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा बाद में, आप जब इस चीज को यूज करेंगे तो फिर ये चीज अप्लाई नहीं होगी, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो अब क्या करना है, डेल्टा टी क्या है, आप देख रहे हैं कि
जो टाइम पीरियड टी है यानी कि 90/100 सेकंड जो लगेंगे, इसमें कितना एरर होगा, इसमें कितना रेजोल्यूशन होगा। 90 सेकंड जब आप मापते हैं तो 1 सेकंड का रेजोल्यूशन आता है। जब आप 90/100 सेकंड को मापेंगे तो कितना ऑसिलेशन आएगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 90/100 और बाई 90, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, अंदर अंदर बाहर का बाहर, तो इसको कर सकते हैं 90/100 इंटू 90। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया डेल्टा टी, ये निकल के आया डेल्टा टी। तो आपने सोचा होगा ये सब आपने क्यों कराया है, बाद में निकल के वही चीज आएगी, पर वो इस तरह से इसमें क्वेश्चन में बन रही है, बट वो सही नहीं है। अब आप निकालते हैं, अब हमको क्या चाहिए, डेल्टा टी अपॉन टी। डेल्टा टी क्या निकाला हमने, ये, तो डेल्टा टी कहां पे करें, चलो यहीं पे, डेल्टा टी अपॉन टी, डेल्टा टी 1/100 और टी क्या है कैपिटल टी 90/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 1/90। डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू आई 1/90, 1/90। अब क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है, हमें वैल्यू पुट करनी है। तो डेल्टा एल क्या है 0.1 अपॉन एल क्या है 20 सेंटीमीटर प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी 1/90, 1/90। अब हमें क्या चाहिए, ये क्या आई, एरर आ गई, मतलब इसको सॉल्व कर देंगे तो एक एरर बता देंगे। अगर हम परसेंटेज एरर बताएं इसमें, तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करते हैं हम, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, परसेंटेज बनानी तो 100 का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। तो इसमें डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इस चीज की तो वैल्यू हमने लिखी ली है। तो 0.1 अपॉन 20 इंटू 100 प्लस 2 1/90 इंटू 100। तो इसको 45 कर लें इससे काट के, 2 से जब हम 90 काटेंगे तो 45, तो 25 जा 100, तो क्या हुआ, ये आया 0.5 प्लस, जब इसको काटेंगे तो 9 5 जा 45 और 25 जा 45 100, तो ये क्या हुआ, अब 20/9 आ गया, 0.5 प्लस 20/9। इसको देखिए, इसको सॉल्व करें, 9 2 जा 18, तो 0.5 प्लस 9 2 जा 18, बचा कितना 2 रिमाइंडर बचा, फिर आगे 0 ले लिया, 9 2 जा 18, तो 2.2 आया। इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 2, आगे और भी ले सकते हैं, 2.7%। लेकिन आपको पता है, हम जब जोड़ते हैं, जब सिग्निफिकेंट फिगर को हमने ऐड करना सीखा था, तो हमने देखा था कि जब जो फाइनली आंसर होगा उसमें सिग्निफिकेंट उतने होंगे जितने एक संख्या में मिनिमम होते हैं। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें 1, तो आपको जो आंसर लिखना है वो 1 सिग्निफिकेंट में लिखना है। इसका मतलब इसमें मैं 1 बढ़ा दूंगा, कितना आ जाएगा 3%, कितना आ जाएगा 3%। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है आपके, नहीं है, आ रहा है समझ में, ओके। चलो बढ़ाऊं, एक बार देख लेता हूं, वहां तक आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, नीचे साइड बहुत अच्छे से दिख रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन 1/2 mv square is equal to mgh, where is the mass of the body, m is the mass of body, v it is velocity, g is acceleration due to gravity,
h इज हाइट, चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। क्या 1/2m v स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। ये बताना है आपको ये करेक्टली है डायमेंशनली या नहीं है। ठीक है, इसको कैसे हम चेक करते हैं, उसने बताया भी मास क्या, m क्या है, जहां पे m इज द मास है और v क्या है, वेलोसिटी है, और g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, हाइट है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट है। इसके साथ अब हमें करना क्या है, हाफ mv² और mgh, इसमें दोनों तरफ हमें डायमेंशन रख देनी है। तो एक कांस्टेंट की तो डायमेंशन होती नहीं है। m क्या है, मास की क्या होगी, वेलोसिटी, डायमेंशन m, वेलोसिटी की lt - 1, g की lt - 2 और h की l। ये सब चीजें तो आपको पता ही होंगी, सब चीजें पता होंगी कि lt वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट l अपॉन टाइम t। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t माइनस की हो जाएगी। ये क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉरी हाँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम lt - 1 अपॉन t को जब ऊपर जाएगा तो lt - 2 रखिए। m v क्या है, वेलोसिटी lt - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू m क्या है, मास है m हो गया। g क्या है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, lt - 2, और h क्या है, हाइट है, इसकी क्या हो जाएगी, l हो गई। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। m l² t - 2 इज इक्वल टू m l का साथ l² और t - 2। हम दोनों तरफ देख रहे हैं कि जो डायमेंशन है दोनों तरफ ही सेम है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, डायमेंशनली करेक्ट है। समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताइए। मैंने कुछ फास्ट तो नहीं करते, जल्दबाजी में ऐसे बता दिया हो। दोनों तरफ आपको डायमेंशन रखनी है, दोनों ही तरफ। उसने बताया भी मास, m इज ए मास, v इज वेलोसिटी, g इज एक्सीलरेशन, h इज हाइट। फिर हमने इन सभी छोटी छोटी चीजों की विमा हम जानते हैं, हमने उनको पुट किया है और देखा है कि दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब करेक्ट है। अगर ये इक्वल नहीं आती तो करेक्ट नहीं होती। इसके बाद 16 क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया हमारा वो रफ करने वाला, मिल गया। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए अपनी पे। कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए bob attached to a string that oscillates under the action of forces of gravity. Suppose that a period of oscillation of the simple pendulum depend on its length. जो आपका सिंपल पेंडुलम का क्या है, टाइम पीरियड है, t जो है वो किस पे डिपेंड करता है, l पे, मास पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन को यूज करते हुए हमें ये फॉर्मूला ज्ञात करना है, डेराइव करना है। सबसे पहले लिख लेंगे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डिपेंड ऑन l, m और g। ओके, इसके बाद इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, टाइम t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m, तो m की पावर के कुछ ना कुछ होगा, मतलब m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिपेंड करेगा उस पर, तो उसकी कुछ ना कुछ पावर होगी m की। ओके, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l, इसकी पावर b मान लेते हैं। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चीज़ थी, g, इसकी मान लेते हैं c। ठीक है, इसको और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m a l b और g c, ऐसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, जब हम इस प्रोपोर्शनली के चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मानते हैं हमेशा, t इज इक्वल टू, इसको k मान लेते हैं, m की पावर a, l की पावर b
और g की पावर c। ओके, अब क्या करते हैं हम, डायमेंशनल तरीके से मेथड से हमें इसको बनाना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डायमेंशन रख देते हैं। तो इधर डायमेंशन रखें तो m की डायमेंशन इधर 0, l की 0 और t की 1। क्लियर, इधर रखते हैं। तो कांस्टेंट की तो कोई भी डायमेंशन नहीं होती, m की, m क्या है, मास है, उसने बताया है m क्या है, मास है। तो मास की क्या होगी, m पावर a, l क्या है, लेंथ है, तो इसकी क्या हो जाएगी, l की पावर b, और g क्या है, एक्सीलेशन है, तो ये किसका क्या हो जाएगा, l t माइनस 2 की पावर c। ओके, अब क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, पावर में तोड़ लेते हैं अलग अलग। तो m0 l0 और t1 इजिकल टू m की पावर a और l की पावर b और l की पावर c, l की पावर c मल्टीप्लाई है बीच में, तो l की पावर b प्लस c लिख सकता हूं, और t की पावर माइनस 2c, t की पावर माइनस 2c। ओके, अब क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, क्योंकि m की पावर 0 और m की पावर a, तो मैं कह सकता हूं a की पावर 0, l की पावर 0, l की पावर b प्लस c, तो मैं कह सकता हूं b प्लस c इज इक्वल टू 0 और माइनस 2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू माइनस 1/2। मैंने क्या किया, जो पावर थी मेरी, एक्सपोनेंट थी, उनको मैंने, उनकी वैल्यू निकालनी मैंने, ठीक है, मैंने पावरों की वैल्यू निकालनी, और वैल्यू में क्या कर दूंगा, पुट कर देता हूं इस फॉर्मूले में। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूं तो इसमें मैं पुट कर दूंगा, कर दें। ओके, ये क्या है, मास है। ओके, T इज इक्वल टू के मास m, m की पावर 0, m की पावर 0 इंटू l की पावर b, l की पावर b का अभी निकाल लें, c माइनस 1/2 आया, तो यहां पे वैल्यू रखूं b माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 1/2। तो हम क्या करते हैं, l की पावर क्या है यहाँ पे, b, l की पावर b है, तो b इज इक्वल टू 1/2, 1/2 इंटू g की पावर c की पावर माइनस 1/2। ये चीज हम इधर तक समझ गए। अब आपको थोड़ा सा मैं अलग से बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास √2 लिखा हुआ है तो मैं इसको 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूं, और मेरे पास अगर 1/√2 लिखा हुआ है तो मैं इसको 1/2 की पावर 1/2, उस पावर को ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 की पावर माइनस 1/2 लिख सकता हूं। रखिए, m की पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो k 1, l की पावर 2, तो √l अपॉन, क्योंकि g क्या है, जब इसको प्लस में लेके जाऊंगा तो नीचे चला जाएगा, √g, क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, k √l अपॉन g, l अपॉन g। ओके, अब हम क्या करेंगे कि k की वैल्यू तो हमें पता नहीं है भाई, k की वैल्यू डायमेंशनली तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तब हमें ये चीज ज्ञात करते हैं, तब हम इस चीज को फाइंड करते हैं, ठीक है, विद प्रैक्टिकल। तो जब हम प्रैक्टिकल से इसे ज्ञात करते हैं, इसकी वैल्यू जो आती है k की, वो आती है 2 पाई, तो मैं कह सकता हूं t इज इक्वल टू 2 पाई √l/g। जो 2 पाई है ये हम डायमेंशनल यानी कि कांस्टेंट वैल्यू हम यहां से डेराइव नहीं कर सकते, वो हमें सब प्रैक्टिकली ही निकालनी पड़ती हैं। तो वी नो दैट प्रैक्टिकली k इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये फॉर्मूला फाइंड हो गया, क्लियर। ओके, बता दें, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, फिनिश, सेकंड लास्ट है। ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई की एक नई यूनिट, नया मात्रक इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी, यानी कि 1। ये क्या कह रहा है कि जो प्रकाश की स्पीड है, लाइट है, वेलोसिटी है, उसको हमने 1 से इंडिकेट किया है, यानी कि v को हम
1 मान के चल रहे हैं, ठीक है। टाइम v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो ये बात पूछना चाह रहा है कि जो सन है और अर्थ है इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो आप इसकी डिस्टेंस कैसे ज्ञात कर सकते हैं, लाइट ऑफ स्पीड, स्पीड इसको जितने समय में पार कर देगी, कोई चीज़ इस चीज़ को जितने समय में पार कर देगी, तो फिर हम पता लगा सकते हैं कि इसकी दूरी कितनी है, क्योंकि वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड इंटू टाइम है तो स्पीड क्या है 1 और टाइम इसको लग रहा है 8 मिनट और 20 सेकेंड। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इसको सेकंड में क्यों चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब हम लाइट की स्पीड पढ़ते हैं तो 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड पढ़ते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी टाइम जो लिया गया सेकंड में लिया गया, तो इसको मैं बोल सकता हूं 500 सेकंड हो जाएंगे। तो टाइम 500, तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी 500, और किस में लिया जाता है मीटर प्रति सेकंड, तो डिस्टेंस किस में हो जाएगी मीटर में। ये क्या था, इसका आंसर था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रेसियस डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। तो किसी भी लेंथ को मापने के लिए सबसे अच्छी डिवाइस निम्न में से कौन सी है। ए वर्नियर कैलिपर्स विथ 20 डिविजन्स ऑन द स्लाइडिंग स्केल, a screw gauge of pitch 1 mm and divisions on the circular scale, an optical instrument that can measure length to within a wavelength of light। सबसे पहले चीज समझिए कि किसी चीज को, कौन सा स्केल किसी चीज को अच्छी तरह से माप सकता है, जिसकी जो मेजरमेंट है वो जितनी छोटी होगी वो उतनी ही अच्छी तरीके से किसी लेंथ को माप सकता है। ओके, तो इसने बताया है उस पर 20 डिवीजन्स हैं वर्नियर कैलिपर्स पे, और स्क्रू गेज पे अगर माने तो स्क्रू गेज पे 1 mm, यानी कि लीस्ट जो वो कर सकता है, लीस्ट काउंट उसकी जो है वो 1 mm है, यानी कि सबसे छोटी जो माप है वो 1 mm तक माप सकता है। अगर कोई चीज़ 1 mm से भी डाउन है उसको वर्नियर कैलिपर्स नहीं नाप सकता, स्क्रू गेज नहीं माप सकता। ओके, इसको मैं बोल सकता हूँ 10⁻³ मीटर, मतलब सबसे छोटी जो इसकी मेजर है वो इतनी है। आगे दिया हुआ है एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। यही आंसर सही है। कैसे, कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी चीज को वेवलेंथ की उसमें माप सकता है, मेजर वेवलेंथ विद इन वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश की वेवलेंथ के रूप में माप सकता है, इतनी छोटी उसे माप कर सकता है। तो वेवलेंथ क्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। लाइट की वेवलेंथ बताते हैं हम 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉन बोलते हैं इसको। एंगस्ट्रॉन में इसकी वेवलेंथ को माप के चलते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि ये इतनी छोटी माप को माप सकता है, और ये केवल लास्ट जो होगा वो 10⁻³ मीटर को मापेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, मैंने पहले बताया कि जिसकी माप जितनी छोटी वो उतनी एक्यूरेसी दिखाएगा। तो इसकी जो होगी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो सबसे अच्छी माप करेगा, प्रीशियस डिवाइस होगी। ओके, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। ओके, धन्यवाद।